गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज में मैं प्रवीण कुमार सिंह सभी साथियों का बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है, कल हम गवर्नमेंट स्कीम पर डिस्कस करते हैं, उसको भी लेंगे साथ में। और आज कुछ फाइनेंशियल अवेयरनेस के साथ साथ कुछ बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन भी आपके लिए रखे हैं सर, उस पर भी डिस्कस करेंगे सर। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। ओके, स्टार्ट करते हैं आज सेशन के लिए। तो सबसे पहले जो हमारे सामने आ रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस एमसीक्यू हम आपके सामने लेकर आए हैं सर आज का सेशन। ठीक है, जुड़ जाइए जल्दी से। ओके, शमीम सर कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेशन है, इसको स्टार्ट करेंगे। इसको हम यहाँ से छोड़ देते हैं, सीधा आते हैं फाइनेंशियल द बैंकिंग अवेयरनेस एमसीक्यू पर। देखिए, जो फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन है वो मैंने थोड़े कम रखे हैं, आज मैंने बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चन ज्यादा रखे हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि अभी डिस्कस नहीं किए गए, लेकिन हाँ, आप फिर भी आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं कितने क्वेश्चन लगा पाते हैं सर। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी शीट पर आगे बढ़े उससे पहले मैं आपके सामने एक बहुत शॉर्ट में आपके सामने एक पॉइंट दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कुछ जाते हैं सर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड डिजिट्स। कई बार क्वेश्चन आता है कि आधार कार्ड में डिजिट कितने होते हैं, आईएफएससी कोड में डिजिट कितने होते हैं, वाईसी कोड डिजिट कितने होते हैं। तो डिजिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है कहाँ कहाँ से बनेंगे, वो सारे पॉइंट हम एक साथ लेकर आ रहे हैं आपके सामने। तो सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से डिसीजन। ऑप्शन ए देखिए, वर्टिकल नहीं सर, वो एक्चुअली लगाया इस प्रकार से गया है। ठीक है स्वाद जी, अब से आएगा। पहले सीवीवी, यानी जो आपके कार्ड्स होते हैं, कार्ड के पीछे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के पीछे जो नंबर होते हैं, सीवी नंबर से बोलते हैं। फुल फॉर्म याद रखिएगा, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। सबको पता वैसे आंसर इसका, लेकिन ये जिसको नहीं पता बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। और इसमें डिजिट कितने होते हैं, अगर क्वेश्चन आपसे बने तो 3 डिजिट होते हैं। देखिए, फुल फॉर्म बनेगी एग्जाम में, या फिर जो साथ में से कोड पूछ सकता है, कितने डिजिट का कोड होगा सर, है ना। दूसरे पॉइंट बात करते हैं यहाँ पर। दूसरा आता है एच यू आई डी सर, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है, ये 6 डिजिट कोड होता है सर। ठीक है, जुड़िएगा सर। और न्यू लोकल एग्रीमेंट, हाँ हाँ, ये रमेश जी बिल्कुल मैं याद है। अब ये जो सेशन है नाइट की सेशन के लिए मैंने रखा हुआ है, इसके लिए उस पर जरूर डिस्कस होगा सर। हाँ, एचयूडी आज किया गया कर्नाटक बैंक में। देखिए सर, बता रहे हरभजन सिंह जी, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है सर। सर ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। बीएसआर की बात करते हैं, जब अभी स्टार्ट ही हुआ है सर, आशुतोष जी बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ है, बिल्कुल जस्ट पहला ही स्लाइड आपके सामने खोली गई है, डोंट वरी सर। ठीक है, बीएसआर इज अ बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न्स होता है, जो कि 7 डिजिट कोड होगा सर। एमएमआईडी इज अ मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि 7 डिजिट का कोड होता है सर। ठीक है, स्विफ्ट कोड के बारे में आप सभी को पता है, द सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसका स्थापना थी आपके स्थापना हुई थी, इसकी जो है आपके किसे बोलते हैं नाम, कहते हैं मतलब ब्रुसेल में, बेल्जियम के ब्रुसेल में इसकी स्थापना हुई थी अंडर बेल्जियम लॉ सर। ठीक है, 87 सॉरी 1972 की पीरियड में सर। ठीक है, तो इसका जो मेजर वर्क है, जो वायर ट्रांसफर होते हैं, इंटरनेशनल ट्रांसफर जो होते हैं, हम लोग इसकी जगह पे करते हैं। तो इसका जो कोड होता है किसी बैंक के लिए, वो 8 से 11 का कोड होता है। जैसे हेडक्वार्टर्स हो गए या फिर रीजनल ऑफिस हो गए, उनके लिए 8 कोड होगा, लेकिन ब्रांच के लिए जो होता है 11 डिजिट का कोड यहाँ पर रहेगा सर। आगे बात करते हैं एमआईसीआर कोड की। तो एमआईसीआर कोड जो है इज अ मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन कोड, जो कि 9 डिजिट का कोड होता है सर। ठीक है, पैन कार्ड में परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि आपका 10 डिजिट का कोड रहता है। आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो कि 11 डिजिट का कोड रहता है सर। और यूआईडी की बात करते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने आधार कोड डेवलप किया है सर। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसके लिए, तो ये 12 डिजिट का कोड रहता है। क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बन चुका है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उमंग की बात करते हैं, इनिशिएटिव उमंग आरबीआई का, यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द न्यू एज गवर्नेंस, जो कि 13 भाषाओं में दिया गया है। ठीक है, आरबीआई का इनिशिएटिव है उमंग। और अगर बात करें आरबीआई कहता है, ठीक है, तो ये 14 लैंग्वेज में लॉन्च किया गया। तो ये दोनों के दोनों क्या है, आरबीआई के इनिशिएटिव से। तो आपने पूछ सकता है कितनी भाषाओं में, तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा सर। आयुष्मान भारत की जो आईडी है सर, वो 14 डिजिट की रहेगी सर। और कोविन जो कि वैक्सीन लगाई गई थी, कोविन वैक्सीन वैक्सीन जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उसका डिजिट कितना है, 16 डिजिट का कोड आपको दिया गया है सर। ठीक है, डेबिट कार्ड पर 16 डिजिट होते हैं, क्रेडिट कार्ड पर 16 डिजिट होते हैं सर। एनईएफटी इज अ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जब हम एनईएफटी करते हैं तो उसके लिए जो यूआईएन नंबर मिलता है वो 16 डिजिट का देता है सर। ठीक है, ऐसी भीम
भारत इंटरफेस फॉर मनी 20 डिजिट का कोड रहेगा, और एलईआई लीगल एंटिटी आइडेंटिफाइड जो है 20 डिजिट का कोड रहेगा। जैसे आप करोड़ से ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए जो है ये यूनिक लीगल एंटिटी आइडेंटिफाइड नंबर जो है जारी किया जाता है इसका, ठीक है। आरटीजीएस की बात करें तो रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट के लिए जो आपका यूनिक कोड रहेगा वो आपका 22 डिजिट कर दिया जाता है। तो ये छोटा सा पॉइंट है आपके सामने जो कुछ एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, आने की संभावना है। तो एक जगह मैंने स्क्रीन पर आपको लिया है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं सर, ठीक है। जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर अपने जो है सेशन को हम स्टार्ट कर देंगे सर। ये सिर्फ हमने स्टार्टिंग में सिर्फ एक लाइन का 1 लाइन की फॉर्म में सारे क्वेश्चन का लिया है, क्योंकि इस रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो होगा, और ये सब चीजें भी आगे डिस्कस भी की जाएगी सर थोड़ा थोड़ा, है ना। चलिए मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। अब आता है आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च इट्स इनॉग्रल इस्लामिक बैंकिंग पायलट प्रोग्राम ऑन द September 1st एमिंग टू एक्सप्लोर शरिया बेस्ड फाइनेंस। शरिया आधारित वित्त का पता लगाने के उद्देश्य से किस देश ने 1 सितंबर को अपना उद्घाटन इस्लामिक बैंकिंग पायलट का शुरू किया सर। अभी किस बैंक ने शुरू किया है, वो किस देश ने शुरू किया है, तो नंबर आंसर बिल्कुल सही है, रशिया, क्योंकि क्वेश्चन पुराना है, ऑलरेडी हमने इसको सिर्फ चेक करने के लिए डाला था। एकदम सही आंसर है। अब यहाँ पे बात आती है इस्लामिक बैंकिंग है क्या सर। देखिए इस्लामिक बैंकिंग की बात करते हैं तो ये जीरो इंटरेस्ट प्रोग्राम है बैंक का, जिसकी शुरुआत हुई थी सऊदी अरब से, यानी कि इंटरेस्ट फ्री लोन जो है प्रोवाइड करने की योजना है इस्लामिक बैंकिंग सर, ठीक है। तो जैसे कि इस्लामिक ग्रुप्स होते हैं, अगर बात करें उनको डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, शरिया में ब्याज देना और देना हराम माना जाता है सर। तो उसके लिए क्या होता है कि ऐसी व्यवस्था डेवलप की जाए इसमें ब्याज ही ना देना पड़े, आपको लोन चाहिए लोन लीजिए और उसको लोन को चुका दीजिए सर, ठीक है। एक तरह से वेलफेयर ग्रुप में इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत होती, आपकी स्टार्ट हुई थी कहाँ से, आपकी स्टार्टिंग होती है सऊदी अरब से। और ये भारत में भी जब आई थी तो भारत के अंदर इसकी जो है रेगुलेशन रिकमेंडेशन की गई थी, तो पहले इसको मना कर दिया गया था, और केरला में प्राइवेट तौर पर इस सिस्टम को स्टार्ट किया गया, और उसके बाद जाते जाते रघुराम राजन जो है इसको स्टार्ट करके यानी कि एक रिकमेंड कर गए कि इस सुविधा को भारत के अंदर भी लागू किया जाना चाहिए सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुड मॉर्निंग प्रिंस सर, कैसे। Which investment firm acquired 5 crore share of IDFC First Bank in a block deal on September 11, 2023? Also, good morning. 11 सितंबर 2023 को किस निवेश फर्म ने एक ब्लॉक डील में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 5 करोड़ शेयर हासिल किए सर, ठीक है। अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है महेश्वर सर जो हमारे बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही दिशा में, बिल्कुल G&G पार्टनर्स हैं, यूएसए की फर्म है सर, उसने ही इसके 5 करोड़ के शेयर परचेस किए हैं। ये आंसर थोड़ा जल्दी दे दिया मैंने, कोई बात नहीं है। तो G&G पार्टनर्स यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है, acquired 5 crore share of the IDFC First Bank in a block deal on 11 September 2023। हाँ मुझे मालूम है क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन एक्चुअली जो इसमें रखे गए हैं अभी हट जाएंगे क्वेश्चन, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन, ये ज्यादा नहीं है, सारे बैंकिंग क्वेश्चन है आज के लिए, सारे के सारे बैंकिंग के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सब बैंकिंग पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सर, है ना। Which Indian bank is implementing an innovation approach to prevent loan default by the सरप्राइजिंग पोटेंशियल डिफॉल्ट विद द, बिल्कुल यही आंसर, ये क्वेश्चन हो चुका है, आंसर सही है बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। छोड़ दीजिए ये क्वेश्चन, ये आरबीआई ने ऋण के माध्यम से कितने जुटाने की योजना की, मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन हो चुका है, अगर आपको आंसर पता है तो। आरबीआई हैज रिलीज अ प्लान टू राइज डैश वाया सॉवरेन गिल्ड बॉन्ड्स, एसजीबी के माध्यम से कितना फंड जुटाने की, 18,000 करोड़ रुपए, 16, 15 या 20,000 करोड़, सही दे लेता आंसर, 16,000 करोड़ इज राइट आंसर, ठीक है सर। ये ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, क्योंकि स्टार्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा बैक डेट का क्वेश्चन ये एकदम से उठाया गया इसके अंदर से, कोई बात नहीं है, छोड़ देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन रिसेंट का है, हु हैज रिसीव आरबीआई अप्रूवल फॉर द रीअपॉइंटमेंट एज द एमडी एंड द सीईओ ऑफ आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक की फुल फॉर्म भी आप लोग बता सकते हैं, आईसीआईसी बैंक की फुल फॉर्म क्या है सर, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है आईसीआईसी बैंक की जो फुल फॉर्म है, देखते कौन बताते हैं, बिल्कुल जी आंसर सही है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, ठीक है। पहले ये एनबीएफसी के रूप में काम करती थी, ठीक है, बाद में इसको लाइसेंस मिला 94 की पीरियड में, और आज ये भारत के लीडिंग बैंकों में से एक है, सबसे बड़े बैंकों में से, जो कि आपके डीएसआईबी का मेंबर है सर, ठीक है, टॉप 3 बैंकों में से एक आता है। संदीप बख्शी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। छोड़ दे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से पढ़ेगा। मिस्टर करण है, ए माइनर एज 9 ईयर, desire to open a saving account. His mother is
elected and his father has become sannyasi, he has his grandparents who will be his natural guardian. Just a minute. एक मिनट, क्वेश्चंस का थोड़ा सा इतनी स्पीड से आंसर आ रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाया कुछ मैसेज के लिए। चलिए कोई बात नहीं, आंसर दिया गया मदर के लिए सही आंसर बिल्कुल। यस यस, पेरेंट्स और नेशनल गार्जियन, बिल्कुल सही आंसर है सर। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, पार्टिसिपेटरी नोट कॉमनली नोन एज अ पी नोट और पीएनस आर इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये एक रिकॉल क्वेश्चन है एग्जाम में। तो पार्टिसिपेटरी नोट जिन्हें आमतौर पर पी नोट्स या पीएन के रूप में जाना जाता है, इसके द्वारा जारी किया था। देखिए आप लोगों ने अभी जो कैपिटल मार्केट टॉपिक नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पार्टिसिपेटरी नोट इश्यू बाय, चलो ऑप्शन देता हूं आपके लिए, पहले देखते हैं किसका आंसर सही आता है यहाँ पर। 10 में सेबी, एफडीआई, एफआईआई या डिपॉजिटरीज। अब यहाँ पे आशीष मिश्रा जी हमारे चीता बन चुके हैं, बिल्कुल सही प्रकार से सही डायरेक्शन में गए हैं। सिर्फ आशीष मिश्रा सर का आंसर आया है या फिर आशीष, एक और आशीष सर है कोई जिनका आंसर सही आया है सर, तो दोनों आशीष सर का आंसर बिल्कुल सही है, एफ आई आई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज अ राइट आंसर। देखिए समझ लीजिए, जो सेबी है, सेबी इज अ रेगुलेटर बॉडी ऑफ द कैपिटल मार्केट एंड द कमोडिटी मार्केट सर, ठीक है। जबकि एफडीआई, कैमरा ऑन है किसी का, प्लीज कैमरा ऑफ कर लीजिएगा अगर किसी का कैमरा ऑन है तो, ठीक। जबकि एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी के अंदर क्या करते हैं, किसी भी देश में जाकर के वहां पर पैसा लगाते हैं और लॉन्ग टर्म मुनाफा कमा के देश के बाहर निकल जाते हैं। जैसे मैं इसका सिंपल से एग्जांपल दूं, देखिए इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एफडीआई एफआईआई होता क्या है। देखिए दोनों ही फॉरेन डिपोजिटर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर है सही है। अब इन्वेस्टमेंट के, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो तरीके होते हैं हमारे पास में, या तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट आएगा या फिर शॉर्ट टर्म का। लॉन्ग टर्म का लाभ है लगभग 3 साल, 3 साल अधिक समय के लिए, जबकि 1 से 3 साल तक की पीरियड का जो, यानी 3 अप टू 3 ईयर तक का जो इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट पीरियड के अंदर काउंट किया जाएगा। जिसकी अगर बात करते हैं, अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है सर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा वो अंडर एफडीआई काउंट किया जाएगा सर। जबकि शॉर्ट टर्म के लिए हमेशा एफआईआई काउंट किया जाता है। जैसे किसी के शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, मुनाफा कमाना और निकल जाना है सर, ठीक है, तो एफआई क्या करते हैं, जहां भी प्रॉफिट के चांस देखते हैं वहां पैसा लगाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए मुनाफा कमा के आगे निकल जाते हैं सर, और अगले देश से पैसा लगाते हैं सर। जबकि एफडीआई थोड़े लंबे समय के लिए। इसका एग्जाम्पल देता हूं, आपने कंपनी का नाम सुना होगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, और एक कंपनी नाम सुना होगा आपने न्यूयॉर्क लाइफ लाइफ इंश्योरेंस। देखिए न्यूयॉर्क लाइफ जो थी ये यूएसए की एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है सर, और मैक्स लाइफ इंडिया की एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है सर। और इन दोनों कंपनियों ने क्या करा, आपस में टाई अप किया, ठीक है, और क्या करा, एक जॉइंट वेंचर डेवलप किया, इसका नाम था मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस, राइट। इन कंपनियों ने, इस कंपनी ने जब बिजनेस डेवलप किया इंडिया के अंदर, तो काफी तेजी से बिजनेस करना शुरू किया, और जो बिजनेस का डेवलप हो गया, अच्छे से प्रॉफिट गेन हो गया न्यूयॉर्क का, तो न्यूयॉर्क ने अपना सारा पैसा लिया और अपने स्टेक इसको हैंडओवर करके निकल गई। आज ही कंपनी कराती है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, न्यूयॉर्क से हट चुका है सर, है ना। ऐसी पीएनबी मेट लाइफ है सर, रिलायंस निप्पन है, यस, ये सब चीजें जो आ रही है, यस, एक्सिस का भी है सर। तो यहाँ एक्सिस का एक्चुअली बता दो आपके लिए कि जो आपके मैक्स फिनसर्व है, मैक्स फिनसर्व और एक्सिस बैंक का ज्वाइंट वेंचर है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस सर। तो इंडियन कंपनी टाई अप होगी सर, है ना, तो ये अंडर एफडीआई काउंट होता है सर। ओके, तो यहाँ पर जो अगर बात करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, ध्यान समझिएगा, एफआई इज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, ठीक है। अब ये किसी भी कंपनी में अगर पैसा लगाते हैं, शॉर्ट टर्म लगाते हैं, तो क्या होता है कि इनको लिस्टेड होने की वो नहीं होती सर, क्या मुझे लिस्टेड होना है, शेयर मार्केट प्रोड्यूस करना है सर। तो अगर कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई विदेशी इन्वेस्टर जो है इनके ब्याह पर पैसा लगाना चाहता है, तो ये उसको 5 नोट जारी करते हैं, ताकि उनके ब्याह पर एक शॉर्ट टर्म परमिशन को मिल जाती है, वो पैसा मार्केट में लगा सकते हैं सर, ठीक है। तो ये हम दिखाते हैं पी नोट्स के लिए, जस्ट अ मिनट। देखिए पी नोट आर इश्यू बाय द लोकल इंडियन इन्वेस्टर्स नोन एज द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स सीकिंग एक्सेस टू इंडियन मार्केट। द पी नोट आर सोल्ड डायरेक्टली टू इन्वेस्टर एंड आर नॉट ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज सर, ठीक है। तो पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अच्छा है। हाँ एक्सिस बैंक में, जैसे बिल्कुल ठीक कहा आपने, टाटा या ये बिल्कुल सही कहा आपने, आंसर बहुत सही आ रहे हैं आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, यहाँ पर जो छोटे छोटे पॉइंट है आपको ध्यान रखना चाहिए सर। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट वॉइस नॉट क्लियर, ओके रजत, एक मिनट मैं आपके लिए वॉइस क्लियर करता हूँ, माइक हटाइए सर, हटा दीजिए।
जस्ट मिनट, अभी वॉइस क्लियर होगी। ओके गाइस, अब क्लियर है? एकदम क्लियर सर, बहुत बढ़िया। ओके, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मिनिमम एंड द मैक्सिमम सीआरआर आरबीआई में स्प्रेड, न्यूनतम एकदम सीआरआर आरबीआई निर्धारित कर सकता है कितना सर? 0 to 100%, बहुत अच्छे आशुतोष सर, क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने। यानी कि इसका मतलब साफ है कि 0 to 100 यानी कि ना तो इसकी कोई मिनिमम लिमिट है, ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट है। नो मिनिमम एंड द नो मैक्सिमम लिमिट सर, ठीक है। लेकिन 2006 से पहले इसकी लिमिटेशन सेट हो गई थी सर, ठीक है। ए बी सी डी आपके सामने आंसर। पहले इसकी लिमिट क्या थी? अगर सीआर की बात करें तो पहले इसकी लिमिट होती थी, मान लीजिए 3% लेकर 20% की इसकी मेंटेन करना पड़ता था। बाद में ये लिमिटेशन को इसमें हटा दिया गया। सी इज अ राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है आपका। नॉन मिनिमम, देखिए देयर इज नो अपर और लोअर लिमिट्स, पहली बात ऑन सीआरआर टिल 2006, 2006 से इसकी ना तो कोई मिनिमम, ये डेट भी याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछे आपसे तो 2006 से व्यवस्था क्या बनी है कि किसी भी प्रकार की ना तो कोई मिनिमम लिमिट है, ना कोई मैक्सिमम लिमिट है। द लोअर एंड अपर सीआरआर लिमिट पहले की थी 3% से लेकर 20%, यानी पहले आरबीआई ने 2006 से पहले 3 से 20% के बीच में सीआरआर की वैल्यू को सेट करने की बात की थी। लेकिन 2006 में सीमा को हटा दिया गया। अब इसकी क्या है लिमिटेशन? ना तो मिनिमम है ना मैक्सिमम लिमिटेशन है, और प्रेजेंट में 4.5% का सीआरआर मेंटेन किया जा रहा है सर, ठीक है। अब सीआरआर की बात करें तो बैंक एंड का वो पार्ट है जिसे कमर्शियल बैंक जो है, ठीक है, आरबीआई के पास कैश फॉर्म मेंटेन करते हैं, ठीक है, जो किसी इमरजेंसी में आरबीआई से उन्हें सपोर्ट के रूप में हासिल होता है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। उससे पहले शॉर्ट थोड़ा सा आंसर दीजिएगा मुझे कि सीआरआर को किस एक्ट के किस सेक्शन में रखा गया? सीआरआर का जो हम कैसे क्लासिफिकेशन है वो किस सेक्शन में डिफाइन है सर? कौन से एक्ट है और सेक्शन, इसके बारे में बताइएगा सर। 42 आरबीआई, आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 42, बिल्कुल सही आंसर है, एकदम सही आंसर है भाई, एकदम सही आंसर है यहाँ पर तो। सबको क्लियर है, सब 10 और 10 इसमें तो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट थ्रू अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस अलाउड, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस माध्यम से इनमें से किस खाते के संचालन की अनुमति है? आप देखिए बीसीस क्या होती है, या तो आपको सब पता है, बिल्कुल सेक्शन 41 बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए बीसीस की अगर बात करते हैं तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आज के डेट में बैंकिंग की एक बहुत बड़ी नीड है सर। दूर दराज के ऐसे इलाके जहां बैंकिंग फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती है तो बीसीस के माध्यम से फैसिलिटी को पहुंचाते हैं सर, ठीक है। तो अगर बीसीस की बात करें तो बीसी किस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जरा जल्दी से आप आंसर दीजिए उसके पहले, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा। बीसी जो होते हैं ये एक तरह से बैंक के एजेंट्स होते हैं, बिल्कुल सही कहा आशीष मिश्रा जी। सेविंग अकाउंट कर सकते हैं, सीएससी बिल्कुल, आरडी एफडी भी करा सकते हैं आप तो, सेविंग अकाउंट्स लोन वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, डिपॉजिट ले सकते हैं, बहुत अच्छे। चलिए ऑप्शन देता हूँ, ए बी सी डी आपके सामने 10 का समय दूंगा। इनके थ्रू क्या होगा? कस्टमर कैन ऑपरेट दियर अकाउंट थ्रू अ बीसी, कस्टमर कैन डिपॉजिट मनी, कैन विड्रॉ, बिल्कुल सही आंसर, डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दैट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। बीसीस के बारे में ध्यान रखिएगा, बीसीस यानी कि बिजनेस कॉर्पोरेट एजेंट typically provide the following services accepting deposits, disbursing loans, selling insurance product, ठीक है। अब जैसे इंश्योरेंस की बात आई यहाँ पर, तो जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सर, जीवन ज्योति योजना जो है सर, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम बताएं जरा कितना है, जल्दी से बताइएगा कितना प्रीमियम है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा, यस, फॉर 436 रुपया, बिल्कुल सही कहा। अब 436 में से जो बैंक को कमीशन मिलता है वो मिलता है 11 रुपये, ये फिक्स है सर, 11 रुपया, है ना। ये 20 रुपये बिल्कुल देखा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है SMBY जो है हमारी, इसका 20 रुपीज है, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो इस 20 रुपीज में से बैंक को कितना कमीशन मिलता है? 1 रुपया, एकदम राइट आंसर। और जो बीसीज होते हैं, बीसी को कितना कमीशन मिलता है? 1 रुपया मिलता है सर। जबकि यहां अगर हम बात करते हैं बीसी के लिए तो बीसी को कितना कमीशन मिलेगा? 30 रुपीज, और बाकी सारा इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा, बिल्कुल सही आंसर सर, है ना, ध्यान, बिल्कुल सही आंसर। अब ये स्लाइड में आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो गवर्नमेंट स्कीम को भी हम डिस्कस करेंगे। आज 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे में हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे सर, ठीक है। हाँ, कुछ पोर्शन ऐसे होंगे जो हमने डिस्कस नहीं किए, लेकिन ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ आज मैं, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, इंक्लूसिव फाइनेंसिंग इज द डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एट, वित्तीय समावेशन समावेशी वित्त पोषण वित्तीय सेवाओं का वितरण है क्या? लास्ट पिक लेनी है आपको, चलिए 1 मिनट को ले लीजिए पहले जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। लीजिए लीजिए ले लीजिए।
यस, अनबैंक लोकेशन, बिल्कुल सौरभ जी, सही आंसर। ओके, आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या, पहले तो इसी बात को समझ लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन, और बता दूं आपके लिए एक या दो क्वेश्चन तो आपको यहां से बनने। फाइनेंशियल इंक्लूजन खाली फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, इसमें बहुत सारी योजनाएं जुड़ी हुई हैं, उन योजनाओं पे भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा और इससे रिलेटेड पॉइंट पे भी डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डिटेल पोर्शन में इसको डिस्कस जरूर कर लेता हूं। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर शुरुआत की अगर बात करते हैं सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसे वित्तीय समावेशन हम लोग हिंदी में कहते हैं, यानी वित्तीय रूप से समावेशित विकास के अवसर प्रोवाइड करना। किसको? समाज के गरीब से गरीब, अमीर से अमीर नागरिक को एक वित्तीय यानी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि जो फाइनेंशियल इंक्लूसिव हो सके, यानी कि बैंक में खाता हो सके। आज क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या जरूरी है सर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इंक्लूजन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर? ओनली बैंक अकाउंट ओपनिंग। अगर ओपन कर देता है, बैंक अकाउंट ओपन होता है, तो वो फैमिली फाइनेंशियल इंक्लूसिव। कौन? किसी भी फैमिली में एक मेंबर भी, जानना, फैमिली, किसी भी फैमिली के अंदर अगर एक व्यक्ति भी बैंक से जुड़ा है, बैंक में खाता है, तो होल फैमिली फाइनेंशियल इंक्लूसिव मानी जाती है सर, ठीक है। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर बात करते हैं तो इंडिया का जो पहला प्लेस है, फर्स्ट प्लेस टू अचीव द 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो स्टेट का अगर बात करते हैं या किस जगह की बात करते हैं तो ये मंगलम है सर, मंगलम विलेज, ठीक है। ये कहां पड़ता है? पौंडीचेरी में सर, ठीक है, ध्यान रखना। मंगलम विलेज जो है ये पौंडीचेरी का एक गांव है, जहां पे लगभग 100 परिवार रहते हैं सर, और 100 के 100 परिवारों के अकाउंट खुल चुके हैं। तो 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करने वाला जो पहला इस जगह है भारत का, वो है मंगलम गांव, पौंडीचेरी सर, ठीक है, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी। जबकि अगर बात करते हैं फर्स्ट स्टेट की, फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो ये है आपका केरला, ध्यान रखना, केरला। छोटा स्टडी का पूछ सकता है, 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव करने वाला पहला प्लेस कौन है? हमारा केरला सर। अब देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन कितनी इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसकी महत्व को समझते हैं सर। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है समाज के छोटे छोटे बड़े से बड़े नागरिक का वित्तीय रूप से समाज विकास के अवसर देना सर, ठीक है। अब इसकी शुरुआत कब होती है? तो साहब इसकी शुरुआत तो 1904 से ही हो चुकी थी, लेकिन जो इसका रोला आया, यानी एक तरह से इसका जो पूरी तरह से एक इन्फोर्स किया गया, ये फिर 96 के बाद से स्टार्ट किया गया। 1904 में भारत में क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 पास होता है, जिसके बिहार पर देश में कोऑपरेटिव बैंकों की नींव रखी गई सर। कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं जो रूरल एरियाज हैं, उनमें जो ग्रामीण हैं, उनको सेविंग हैबिट को डेवलप करना, उनको जो बैंकों से जोड़ना, ये इनका मेन मकसद है। 1996 ये वो समय है जब इसमें टर्निंग पॉइंट आता है। 1996 में वर्ल्ड बैंक ने अपने सभी मेंबर कंट्रीज को, जो मेंबर कंट्रीज थे, उन सभी को एक लेटर लिखा कि आपके देश में टोटल नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूसिव कितने लोग हैं और नॉन फाइनेंशियल इंक्लूसिव कितने लोग हैं, इनका हमें डेटा चाहिए। उस समय की सरकार ने इसको ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन 1998 के पीरियड में 1998 में भारत में दो स्कीमें इसी को लेकर के चर्चा में आती हैं। एक थी आपकी किसान विकास पत्र और दूसरी थी किसान क्रेडिट कार्ड। अच्छा ये बताइए, किसान विकास पत्र की रिकमेंडेशन जिस कमेटी की, उसका नाम क्या था? कोई बता सकता है? यस यस, बिल्कुल ठीक कहा। किसान विकास पत्र की अगर बात करते हैं तो यह है श्यामला गोपीनाथ, एस गोपीनाथ कमेटी, गोपीनाथ, ठीक है, गोपीनाथ। एस गोपीनाथ कौन है? इज अ फॉर्मर आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर, फीमेल जानना है, श्यामला गोपीनाथ जी, जिन्होंने किसान विकास पत्र को इंट्रोड्यूस किया था। और किसान विकास पत्र के बारे में डिटेल नॉलेज जो मैं आपको दूंगा जब मैं आपको गवर्नमेंट स्कीम कराऊंगा इसके बाद, ठीक है। तो ये किसान विकास पत्र याद रखना, 1988 में पहली बार लॉन्च हुई थी। थोड़ा सा बता दूं इसके लिए, 1988 में फर्स्ट टाइम आई थी, और इसे इंडिया पोस्ट ने, इंडिया पोस्ट जो है, ये क्वेश्चन एग्जाम आ चुका आपके, इंडिया पोस्ट जो भारतीय पोस्ट जो है, उसने सबसे पहले किसान विकास पत्र को लॉन्च किया था, और 1988 को इसको री इंट्रोड्यूस कराया था श्यामला गोपीनाथ जी ने। और ये भारत की वो योजना है जो कि दो बार बंद होके, बंद हुई एक बार, उसका दोबारा स्टार्ट, दो बार स्टार्ट की गई। 2013 में इसको बंद किया गया था, 11 बंद किया था, 2013 में इसको री इंट्रोड्यूस दोबारा किया गया, ठीक है। जबकि ये जो योजना है किसान क्रेडिट कार्ड, बताएं इसके कमेटी का नाम। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने, गुप्ता कमेटी। आरबी गुप्ता जी कौन थे? रिजर्व बैंक के ईडी थे सर, और उनके रिकमेंडेशन पर किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया था सर। ये योजना भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इन दोनों योजनाओं का मकसद था फार्मर की सेविंग हैबिट को डेवलप करना और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना। ये योजनाएं जो थी उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई,
जितनी की होनी चाहिए सर, ठीक है, उतनी योजना सर। ये किस क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है, 1998 इज द राइट आंसर सर, 1999 होगा सौरभ जी, ठीक है। तो किसान क्रेडिट कार्ड, किसान कार्ड जो लॉन्च की गई तो उस हिसाब से सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो इधर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स लगातार कॉल कर रहे थे कि भाई बताओ कितने फाइनेंशियल इंक्लूसिव हैं। बैंकों में इतना ज्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं पहुंच पाई। तो यहां पर क्या होता है कि कमेटी आती है सर, भारत सरकार ने एक कमेटी डेवलप करी 2004 की पीरियड में। इस कमेटी का नाम था खान कमेटी। खान कमेटी, यह है मिस्टर हारून रशीद खान जी, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर सर, जो रिसेंट में अभी रिटायर्ड भी हुआ था। एचआर खान जो है यानी कि हारून रशीद खान जी, इनको शॉर्ट में खान कमेटी बोलते हैं। खान कमेटी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन पर रिपोर्ट देने के लिए खान कमेटी का गठन किया गया सन 2004 में सर। और खान कमेटी को ये मौका दिया गया कि भाई आप देश में जितनी भी पॉपुलेशन से, जितने बैंक में अकाउंट खुल चुके हैं, उन सबके डेट बताएं कि भारत में कितने परसेंट लोग फाइनेंशियल इंक्लूसिव है, कितने परसेंट लोग नॉन फाइनेंशियल इंक्लूसिव है। अब इन्होंने सब जो डेटा दिया, ये भारत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था फाइनेंशियल इंक्लूजन में। मैं 1 मिनट के लिए रफ करने जा रहा हूं, अगर कोई स्क्रीन शॉट ले रहा है तो ले लीजिए प्लीज सर। ओके, आई होप ले लिया होगा, रफ कर रहा हूं। खान कमेटी, खान कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, ठीक है, 2004-5 की पीरियड में, उसमें इन्होंने बताया कि भारत की 100% पॉपुलेशन में से 67% लोग ऐसे हैं जो कि नॉन फाइनेंशियल इंक्लूसिव की कैटेगरी में आते हैं, जबकि कुल 33% लोग ही फाइनेंशियल इंक्लूसिव हैं। अब ये जब डेटा मिला तो सरकार का जो भ्रम था वो टूट गया। गवर्नमेंट ये मान के बैठी थी ग्रामीण बैंक, रूरल एरियाज में ग्रामीण बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक से वो संभाल रहे हैं, और शहरों में बाकी बैंक से वो संभाल रहे हैं, यानी भारत में ये आंकड़ा बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब सामने हकीकत के 67 लोग ऐसे 100 में से जिनका बैंक में कोई खाता ही नहीं है, जो फाइनेंशियल इंक्लूसिव है ही नहीं, उनका फाइनेंशियल डेवलपमेंट कैसे होगा, अब बड़ी समस्या। तो यहां पर ये काम किया जाता है सर कि गवर्नमेंट ने ये ठिकरा जो है आरबीआई फोड़ दिया कि भैया इनको कैसे जोड़ना, ये आप जानो, आपका काम जाने, लेकिन हमें जोड़ के बताओ। इन सिस्टम लोगों को बैंकिंग सिस्टम में लाना है। अब क्या होता है कि यहां पर एक कमेटी और गठित होती है 2005 में। ये कमेटी, इस पॉइंट ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट से एग्जाम में पूछे थे। 2005 में कमेटी आती है, ये थी उषा थोराट। उषा थोराट जी रिजर्व बैंक की पूर्व डेप्टी गवर्नर, जानना, फीमेल है सर। उषा थोराट कमेटी फॉर नो फ्रिल अकाउंट। आई होप सबको पता होगा नोफिल अकाउंट्स के बारे में क्या होता है। नोफिल अकाउंट 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था सर, ध्यान, 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये इंट्रोड्यूस की गई योजना है सर, नोफिल अकाउंट सर। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नोफिल अकाउंट जब ये योजना लॉन्च हुई थी तो पहली बार में ये उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी सर। देखिए समझिए, उषा थोराट ने बताया कि जो ये 67% लोग हैं, अगर इनको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है सर, तो बैंकिंग सिस्टम जोड़ने के लिए आपको ये करना होगा, इनको ये करना होगा कि देश के अंदर आपको जानना पड़ेगा कि उनका जो धरातल स्थिति है क्या। 67% लोग वो हैं जो कि डेली मजदूरी करते हैं, ठीक है, पैसा कमाते हैं, और ये सिस्टम में नहीं, इन पे ना आईडी है ना एड्रेस प्रूफ है, लेकिन कैसे काम करेंगे, कैसे जोड़ेंगे के लिए। तो ये तय किया गया कि मिनिमम पेपर वर्क पर और जीरो बैलेंस, मिनिमम पेपर वर्क और जीरो बैलेंस पर अकाउंट ओपन किए जाएंगे सर। क्या पर मिनिमम पेपर वर्क या जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोले जाएं। किसी भी गांव के प्रधान से या सभासद से जो है अगर लेटर पेड पे लिखा के ले आए तो उस आईडी के बिहाफ पर इनका अकाउंट ओपन किया जाता है। तो नोवेल अकाउंट बड़े ही गाजियाबाद साथ 2005 में लॉन्च किया गया सर। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स का इस्तेमाल किया, कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन उस लेवल पे योजना आगे नहीं बढ़ पाई सर। जब योजना नहीं बढ़ती है तो क्या होता है, इधर 2009 के पीरियड में आपकी एक कमेटी और आती है, इसका नाम था रघुराम राजन कमेटी। राजन कमेटी कह लेता हूं इसको मैं शॉर्ट में, रघुराम राजन कमेटी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर साहब है रघुराम राजन। तो राजन कमेटी आती है साहब, और इस कमेटी ने रिकमेंड किया फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन में कि लेटेस्ट आंकड़े फाइनेंशियल क्या है सर। उन्होंने बताया कि 100% पॉपुलेशन जो है हमारे देश की, उसमें 69% लोग क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंक्लूसिव है, और 31% लोग ही फाइनेंशियल इंक्लूसिव है सर। अब ये आंकड़ा जो कि घटना चाहिए था, उल्टा बढ़ गया। ये देखकर गवर्नमेंट और टेंशन में आ गई कि कैसे को वर्ल्ड बैंक के सामने बड़ी हमारी बात खराब होगी, हमें किसी भी तरह इनको फाइनेंशियल इंक्लूसिव करना है। तो गवर्नमेंट ने सारा ठिकरा आरबीआई में फोड़ा कि भैया तुम जानो, तुम्हारा काम देना और तुम इसको करके दो। मजबूरी में आरबीआई ने क्या करता है कि आरबीआई ने एक योजना लॉन्च करी। योजना का नाम क्या था, ओके,
तो योजना का जो नाम था, देखिए ये थी आपकी इसे बोलते, जस्ट ए मिनट, नाम बोल रहा हूं मैं इसका, मेरा खाता भाग्य बता, नहीं नहीं, क्या नाम था योजना का, स्वाभिमान, सॉरी स्वाभिमान योजना, यस, स्वाभिमान योजना, यस, मैं थोड़ा सा भूल रहा था, याद आ गया मुझे। देखिए स्वाभिमान योजना की बात करते हैं। स्वाभिमान योजना, ये क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिगार्डिंग जो सबसे पहली योजना लॉन्च हुई थी वो कौन सी, या फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी योजना है, कौन सी नहीं है, इस स्वाभिमान योजना। और स्वाभिमान योजना को 11 फरवरी 2011 को बाय आरबीआई, याद ना, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इस योजना को सर, ठीक है। 11 फरवरी 2011, 10 ये 11 फरवरी, ध्यान रखिएगा 10 से 11 फरवरी है, तो 10 फरवरी या 11 फरवरी 2011 को रिजर्व बैंक ने स्वाभिमान योजना लॉन्च करी। और इस योजना का सिर्फ एक ही मकसद था कि भारत के 20,000 प्लस वो गांव, 20,000 प्लस वो विलेजेस जिनमें 2000 से की आबादी निवास करती है, उन गांव के सभी नागरिकों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। कैसे? जीरो बैलेंस नो फ्रिल अकाउंट के माध्यम से बैंकों से कनेक्ट करने की योजना थी स्वाभिमान योजना। और इसकी टैगलाइन क्या थी? इसकी टैगलाइन थी, मेरा खाता मेरा स्वाभिमान, मेरा खाता मेरा स्वाभिमान। ये पॉइंट ध्यान में, इसी टैगलाइन वगैरह पूछ लेता है। तो स्वाभिमान योजना की टैगलाइन थी, मेरा खाता मेरा स्वाभिमान, और ये जीरो बैलेंस नो फ्रिल अकाउंट था, मिनिमम पेमेंट पर अकाउंट था। और देश के 20,000 प्लस वो गांव जिनकी आबादी 2000 से अधिक की है, उन गांव के नागरिकों को बैंकिंग सिस्टम जोड़ने की योजना थी हमारी नो फ्रिल अकाउंट से, ठीक है। लॉन्चिंग डेट 11 फरवरी 2011 है, और इसे लॉन्च करने वाला था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।